प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं राकेश कुमार शर्मा केडीसी परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप लोगों का जो यूट्यूब के ऊपर प्यार मिल रहा है, आप लोगों का जो सम्मान मिल रहा है, उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि रियलिटी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक माइलस्टोन बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? एक माइलस्टोन बनने जा रहा है आप सबकी लाइफ के लिए। क्योंकि हमारे टीचर्स जो एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं, आपको ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए। क्या देने के लिए? ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट देने के लिए। और ये जो कंटेंट है अपना, आपका काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चीज़ों को अप्लाई करना सीखना है, रटना नहीं है। हमने +1 और +2 में क्या क्या चीज़ों को रटा है। +1 +2 में हमने कंसेप्ट पढ़े थे, +1 +2 में हमने लॉजिक्स पढ़े थे, +1 +2 में हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे। लेकिन अभी इसके अंदर क्या करना है अपने को, इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई कैसे करेंगे, डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से अपनी वैल्यूज़ को हम लोग चेंज कैसे करेंगे, और नए नए क्वेश्चन अपने हिसाब से किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है इस वीडियो में, इससे पहले आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तक हमने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इक्विपोटेंशियल सरफेस और न्यूट्रल पॉइंट और जीरो पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा, दो चार्ज के बीच में। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रियलिटी में होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अपने को गॉस साहब ने हमने अभी कूलाम्स लॉ में पढ़ा था। कूलाम्स साहब ने बताया था, अपने पास ये कोई भी चार्ज है तो चार्ज के अराउंड में क्या होता है, एक फील्ड होता है। क्या होता है? फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज, या फिर एरिया अराउंड द चार्ज एट विच वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द चार्ज, जहाँ पर हम चार्ज के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक मैंने टेस्ट चार्ज ले लिया, और टेस्ट चार्ज की क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या होती हैं। एक तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है इन नेचर, और 1 कूलम का होता है। कैसा होता है? 1 कूलम का होता है, नेचर में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, देखिए जब ये चार्ज है और मैंने पकड़ रखा है, इस चार्ज को जब यहाँ पर लेके आऊँगा, जैसे ही फील्ड के अंदर एंटर करेगा, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको रिपेल करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? ऐसे रिपेल करना शुरू कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू कर देगा। तो मैंने इसको फोर्स को पकड़ रखा, इस चार्ज को पकड़ रखा है। आप लोग ऐसे समझिए, मैंने चार्ज को ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, जब मैं फील्ड में अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? अपोजिट में रिपल्सन फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है? मैंने चार्ज को पकड़ के अंदर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? अपोजिट में रिपल्सन फोर्स लगाएगा। और रिपल्सन फोर्स लगाएगा तो रिपल्सन फोर्स के केस में क्या करना पड़ेगा? मेरे को एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि जो ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है, ये चार्ज मेंटेन रहे। और जब मैं इसको फील्ड में यहाँ पर लेके आऊँगा, तो मैंने आपको मैकेनिक्स में एक चीज़ बताई थी। मैकेनिक्स में होता था वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर मैंने इसको पकड़ के रखा, तो इसको आगे लाने के लिए मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स F अप्लाई कर दिया, ऐसे मैं रेडियली इनवर्ड मूव करके आऊँगा। रेडियली इनवर्ड मूव करके आऊँगा, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है, वहाँ पर क्या होगा? मेरे पास वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल। वर्क डन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो यूनिट चार्ज को फील्ड में लाने के लिए जो मैं एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा जो वर्क डन करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के लिए, इट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको हम थ्योरेटिकल वे में डिफाइन कैसे करेंगे? थ्योरेटिकल वे में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट इनसाइड द फील्ड। ये मेरे लिए इनफाइनाइट हो गया, ये कोई भी पॉइंट हो गया। इनफाइनाइट क्या होता है? हमारे पास अपनी पहुंच के बाहर की जो चीज़ होती है वो हमारे लिए क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। अब ये जो चार्ज है, इसकी पहुंच इसके फील्ड तक है। कहाँ तक है? इसकी पहुंच इसके फील्ड तक हो जाएगी। इसके फील्ड का बाहर का एरिया क्या हो जाएगा? इसके लिए इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं इनफाइनाइट से किसी यूनिट चार्ज को फील्ड के अंदर लेके आऊँगा, जो मेरे को वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा, एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है, दैट वर्क डन इज W/Q0। वर्क डन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, F.ds होता है। क्या होता है? F.s वर्क डन पर यूनिट चार्ज की बात करेंगे। ये हो गया अपने पास स्मॉल वर्क डन। जब मैं स्मॉल वर्क डन की बात करूंगा, तो स्मॉल वर्क डन के केस में क्या हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है, मैं रेडियली इनवर्ड आ जाऊंगा, तो स्मॉल डिस्टेंस क्या लेनी पड़ेगी मेरे को? dr। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की वैल्यू क्या रख दूंगा? यहाँ पर dr पुट कर दूंगा। तो ds को मैंने dr से रिप्लेस कर दिया, F ये हो गया, ये हो गया। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है, कूलाम साहब अपने को क्या कहते हैं? कूलाम साहब कहते हैं फोर्स इज इक्वल टू में K
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दो चार्ज के बीच में। तो ये मैंने चार्ज Q मान रखा है, ये क्या मान रखा है, Q0 मान रखा है। तो Q0 बाई Q0 ये हो गया अपने पास डिस्टेंस। मैं यहाँ से यहाँ तक लेके आया तो इस चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस r हो जाएगी आर स्क्वायर बाई डी आर। इट इज़ द कॉन्स्टेंट क्वांटिटी फॉर मी। Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो KQ क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। डी आर मेरे पास ऑपरेटर हो गया आर स्क्वायर, 1 बाई आर स्क्वायर का मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा इनफाइनाइट से आर तक। कहाँ तक इंटीग्रेट करूँगा, इनफाइनाइट से आर तक करूँगा। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के 1 बाई एक्स होता है। क्या होता है, -1 बाई एक्स। ये पावर ऊपर चली जाएगी, -2 पावर +1 करेंगे, -+1 माइनस हो जाएगा और पावर को नीचे लिख देंगे। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो एक्सप्रेशन बन जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ KQ माइनस के 1 बाई आर। और लिमिट रखी हुई है मेरे पास इनफाइनाइट टू आर तक। कहाँ पर रखी हुई है, इनफाइनाइट टू आर तक। तो जब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू पुट करूँगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, आर नेगेटिव। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा अपने पास ही। अब ये तो हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट चार्ज की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते टाइम किसकी बात करेंगे, सिंगल चार्ज की बात करेंगे। लेकिन मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात करूंगा मेरे को दो चार्ज लेने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू में एक्सटर्नल चार्ज या फिर चार्ज एक्सेप्ट द यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज ना लेकर के कोई दूसरा चार्ज अपने को लेना पड़ेगा, तो V इंटू में Q हो जाएगा। तो V की वैल्यू मैंने की उठा के यहाँ से पुट की, V की वैल्यू मैंने लिखा, V की वैल्यू को उठा के यहाँ से पुट कर देंगे, Q मेरे पास है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमने क्या किया, 4 पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया। अभी 4 पॉइंट कौन कौन से थे वो मैं लिख देता हूँ, इसको मैं भी रफ कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा सबने। देखिए अब यहाँ से जो मैथमेटिकल 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे वो 5 क्वेश्चन देखता हूँ मैं। फर्स्ट हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा, F इज इक्वल टू में KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सेकेंड था मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में KQ बाई आर स्क्वायर। दो रिलेशन तो ये थे अपने पास। तीसरा रिलेशन मैंने पढ़ा था, तीसरा रिलेशन था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ा है, माइनस के KQ बाई आर। और चौथा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी KQ1 Q2 बाई आर। यहाँ पर हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने की अपने को जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये 4 रीजन। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या बनता है, सबसे पहले दीज बोथ क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी एंड दीज बोथ क्वांटिटीज आर स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी, स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन फर्स्ट तुम्हारे एग्जाम में बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन है। आपको रिलेशन बता चुका हूँ, F इज इक्वल टू में क्या होता है, QE के इक्विवेलेंट। पहला क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, SSR के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और NDA के अंदर कई बार आया हुआ है। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, व्हेन चार्ज Q इज केप्ट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द चार्ज। चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू Q। अगला रिलेशन बनता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ये रिलेशन अपने को देखना है। तो क्या रिलेशन होगा, देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को R से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो R से R कैंसिल आउट हो। एक बार इसको नेग्लेक्ट कर दो, नेगेटिव साइन की डायरेक्शन को इसको भूल जाओ, नेग्लेक्ट कर दो इसको, ठीक है। अगर मैं E में R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। जब एक R से R कैंसिल आउट हो जाएगा ये टर्म मेरे पास बन जाएगा। या फिर मैं क्या करूँ, इस वाली क्वांटिटी में 1 बाई R से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या क्वांटिटी बन जाएगी, ये क्वांटिटी बन जाएगी। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई आर। क्या रिलेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई आर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। तो क्या एक्सप्रेशन होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू Q। अभी पढ़ा था मैंने, पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। तो देखिए 4 रिलेशन तो अपने पास ये हो गए, 3 रिलेशन डायरेक्ट ये बन जाते हैं, तो 7 रिलेशन अपने पास हो गए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन 7 रिलेशन का पूरा खेल चलेगा। किसका चलेगा, इन 7 रिलेशन का पूरा खेल चलेगा, आपको ये याद रखने। तो आई थिंक याद हो गए होंगे, ठीक है। चलिए
इनको नोट डाउन कर लेंगे, इनको मैं यूज़ करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कहाँ पर किसको अप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक टर्म आता है अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या आता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से पता है जहाँ पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो। क्या आता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल, इक्वी मीन्स क्या होता है? सेम, और पोटेंशियल मीन्स वी हमने पढ़ा था अभी पोटेंशियल क्या होता है। तो जहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ा था हमने, क्या होता है? के क्यू बाई आर। नेगेटिव साइन आता था, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। बाय द सिस्टम पॉजिटिव होगा या फिर ऑन द सिस्टम होगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले यूनिट में, ठीक है। जिसने देखी होगी वो पहचान जाएगा। तो ये देखिए, अगर के तो अपने पास कॉन्स्टेंट होता ही है, के की वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q अपने पास कांस्टेंट हो गया। अगर मैं डिस्टेंस को और कांस्टेंट कर देता हूँ तो पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा मेरे पास। अगर ये कोई भी चार्ज है तो इसके अराउंड में जो भी सरफेस लूँगा, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे पास, डिस्टेंस क्या है? सेम है, ये सारी सेम है, तो दिस सरफेस विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जहाँ पर पोटेंशियल हमारा साथ कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल हमारा सेम रहता है, पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा? कंजर्व। कंजर्व नहीं बोलेंगे, एक तरीके से कांस्टेंट बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे? कांस्टेंट। कंजर्व बोल सकते हो, ठीक है, अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में। तो जहाँ पर वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम रहे, वैल्यू सेम रहेगी या फिर मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, दिस सरफेस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमेशा याद रखना, थ्योरी का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था अपने को, व्हाट इज द वर्क डन एज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर अगर वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन एट इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी जीरो। वर्क डन क्या रहेगा? जीरो। जब चेंज इन एनर्जी नहीं होगा, जब पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया अपने पास, तो पोटेंशियल एनर्जी तो V इंटू में Q होता है। तो जब पोटेंशियल ही कांस्टेंट हो गया, चार्ज तो कांस्टेंट हो, इसका मतलब एनर्जी कांस्टेंट हो गई। एनर्जी कांस्टेंट हो गई, और एनर्जी को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। जब चेंज इन एनर्जी अपने पास जीरो है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो अपने पास ये क्या हो गया? वर्क डन ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। एक नंबर का क्वेश्चन और SSR में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। ये क्लियर है सभी को? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब मैं आपको 3 एक्सप्रेशन बताऊंगा। एक तो स्फेरिकल सेल के बताऊंगा, चार्ज सेल और सेल ऑफ चार्ज, दोनों में डिफरेंस होता है। एक तो कंडक्टिंग सेल होती है, कौन सी होती है? नॉन कंडक्टिंग सेल होती है। इनके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? उसके पहले एक सर्कुलर रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा। सर्कुलर रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ सर्कुलर रिंग, चार्ज्ड सर्कुलर रिंग। क्या? चार्ज्ड सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। इसके एक्सिस पर चाहिए। किस पर चाहिए? चार्ज सर्कुलर रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसके एक्सिस पर। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? देखिए, मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास कोई भी सर्कुलर रिंग है और इसके ऊपर चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। क्या हो सकता है? पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया? एक सेंटर हो गया, पॉइंट हो गया। मैं यहाँ से x डिस्टेंस पर, ये P पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? क्या निकालना चाहता हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं सर्कुलर, ये मेरे पास पॉइंट हो गया। इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ मैं r मान लेता हूँ रेडियस, इस डिस्टेंस को x। तो मैं अगर यहाँ से छोटा सा ये डिस्टेंस ले लेता हूँ dl वाला, इस चार्ज की बात करूँगा बस, तो मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r²। तो K तो मेरे पास कांस्टेंट होता ही है। K क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Q चार्ज होता है, तो स्मॉल चार्ज की बात dQ की कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। R क्या हो गया? चार्ज से जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट के डिस्टेंस। चार्ज से जिस पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो कौन सी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी? यहाँ चार्ज से डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये 90 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x² + r² का अंडर रूट। क्या हो जाएगी? x² + r² का अंडर रूट। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी मेरे को। अगर ये एंगल मेरे पास थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, तो इधर कंपोनेंट हो जाएगा E cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? E sin थीटा आ जाएगा। तो देखिए इधर कंपोनेंट है, मैं इस सारे चार्ज के द्वारा निकालूंगा तो मेरे को कंपोनेंट, अगर मैं यहाँ से देखता
तो यहाँ से भी क्या होता है मेरे पास ऐसे करके एक इधर हो जाता। तो ये वाले तो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते, क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो कंपोनेंट कौन सा बचता, ये बचता। ऐसा हम लोग करते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में कैसा होता है वो देखते हैं। रियलिटी में अगर देखेंगे तो मेरे पास एंगल थीटा ये नहीं होता है, एंगल थीटा ये होता है, और इधर जो कंपोनेंट आता है वो कंपोनेंट आता है ई साइन थीटा, और इधर कंपोनेंट आता है कौन सा, ई कॉस थीटा। ये आप 3D में ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को फिर समझ में आएगा। हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, ये इसको हम वर्टिकली अपोजिट मान लेते हैं और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। ये काफ़ी टाइम मिस्टेक की है, हम भी जब पढ़ते थे इस टाइम मिस्टेक करते थे, लेकिन आपको ये मिस्टेक नहीं करनी। हम रिजॉल्व ऐसे ही कर देते हैं जी, इधर ई साइन थीटा, इधर ई कॉस थीटा, ये ई कॉस थीटा होगा, लेकिन ये एग्जैक्ट है। यहाँ पर अगर कॉस थीटा होता तो हम इधर कॉस थीटा कर देते हैं, साइन थीटा, वो अपने पास क्या है, रॉन्ग है। हम जब 3D में देखते हैं, किस में देखते हैं, 3D में, कोई भी सर्कुलर रिंग है मेरे पास, क्या है, ये मान लेता हूँ कोई भी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। यहाँ से ये एक्सिस हो गया, इस सर्कुलर रिंग का क्या हो गया, एक्सिस हो गया। जब मैं इस पॉइंट पर निकालूंगा इसके द्वारा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। तो जो ये थीटा, ये वर्टिकल के साथ में थीटा बनाएगा, क्योंकि ये वर्टिकल से ही तो थीटा ऐसे घूमेगा, तो वर्टिकल के साथ में बनाएगा, तो एंगल यहाँ पर रहेगा। तो जब बहुत सारे चार्ज के द्वारा निकालूंगा तो ये वर्टिकल वाले कंपोनेंट क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट। मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, ई साइन थीटा बचेगा। क्या बचेगा, ई साइन थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरे पास, ई साइन थीटा। तो मेरे को जो वैल्यू निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो निकालनी है ई साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं के, ये मेरे पास डी क्यू हो जाएगा बाई स्मॉल चार्ज, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा यहाँ से आर ओवर में ये कंपोनेंट, आर क्या है मेरे पास, ये कंपोनेंट, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास कंपोनेंट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, डी क्यू ले रखा है मैंने, इंटीग्रेट करूँगा तो टोटल चार्ज लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, के क्यू आर ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। अब यहाँ से हम अज्यूम कर सकते हैं कुछ भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है। वो आपको फर्स्ट कंडीशन में ये मान लेगा, इफ़ आर इज़ वेरी 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 लेस देन एक्स, आर एक्स से बहुत छोटा है, तो आर को तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। आर को नेगलेक्ट कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में के क्यू आर, नीचे से आर को नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर क्यू, क्या हो जाएगा, एक्स की पावर क्यू हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आर को तो नेगलेक्ट कर ही दिया हमने, बहुत छोटा है 0, तो 2 से 2 कट जाएगा, पावर कितनी बचेगी, 3 बच जाएगी, ठीक है। तो ये किसके द्वारा था, किसी भी सर्कुलर रिंग के द्वारा था, इसके एक्सिस के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको क्या चीज़ याद रखने के लिए बोली है, ये थीटा तो ये थीटा नहीं करेंगे, जब 3D में एज्यूम करके देखेंगे। ये आपके लिए मैं होमवर्क देना होगा, हम क्या करना है, एक सर्कुलर रिंग लेना कोई भी, और सर्कुलर रिंग को आप 3D में एज्यूम करके देखना। जब सर्कुलर रिंग लोगे आप 3D में यहाँ की तरफ देखोगे तो आपको लगेगा जो वर्टिकल है उसके साथ में एंगल थीटा रहेगा, हॉरिजेंटल वाला नहीं रहेगा। हॉरिजेंटल में हमेशा क्या आएगा, साइन थीटा, वर्टिकल में कॉस थीटा, वो एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया होगा सबको, पेपर में आया हुआ कई बार, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, मेरे को कमेंट करेंगे, नंबर आप सबको पता ही होता है, वहाँ पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट हम लोग क्लियर करेंगे। आपका रिस्पांस मैंने भी स्टार्टिंग बताया, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और ये रिस्पांस मिलता रहेगा तो टेंशन मत लो आप लोग, ठीक है, एक दिन छा जाएंगे। चलिए, हाँ, अब मैं दो चीज़ देखूंगा यहाँ पर। पहली चीज़ कौन सी देखूंगा, एक कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर मीन्स चार्ज्ड स्फीयर, इसको चार्ज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, चार्ज कर दिया गया है, चार्ज स्फीयर। सेकंड में देखूंगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चलो बाद में देख लेंगे नॉन कंडक्टिंग को, ठीक है। पहले कंडक्टिंग की बात करता हूँ, ठीक है। 3 स्फीयर ले लेता हूँ मैं, 3 स्फीयर कोई भी ले लो। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई, इसकी रेडियस क्या है, आर।
अगर हम आउटसाइड में बात करेंगे तो इसको रेडियस को स्मॉल आर मानना पड़ेगा, ठीक है। इसके ऊपर ऐसे करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे पूछेगा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो भाई इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पी पॉइंट पर क्या होगा, ठीक है। या फिर ऐसे पूछ सकता है ये अपने पास स्फीयर है और इसको चार्ज कर दिया, तो इसके सरफेस पर बताना है, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर बताना है, और इसके ऊपर टोटल के ऊपर क्या रहा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा, ऐसे करके क्या रहा होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा ऐसे करके। सेकंड थर्ड केस में क्या कर सकता है, ये मेरे पास बॉल है तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गई, कैपिटल आर, तो मेरे को इनसाइड कोई भी पॉइंट ले लेगा, इस पॉइंट पर मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्टेंस क्या हो गई, स्मॉल आर। तो पहले केस में तो आउटसाइड में चाहिए मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पर चाहिए, आउटसाइड में चाहिए, और इस केस में कहाँ पर चाहिए, सरफेस के ऊपर चाहिए। इस केस में कहाँ चाहिए, इनसाइड चाहिए, कहाँ चाहिए, इनसाइड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल दोनों की बात करेगा, और इसके सरफेस पर क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस पर क्या है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। अब देखिए आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा मैं, तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ई आउट, आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा मेरे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ई एट सरफेस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। रेडियस कौन सी लेनी पड़ेगी, सरफेस की, यहाँ पर रेडियस कौन सी लेनी पड़ेगी, आउटसाइड वाली, कौन सी, यहाँ से यहाँ तक। मैं इनसाइड वाले पॉइंट की बात करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड विल बी के क्यू बाई आर। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, हम लोग मिस्टेक करते हैं, के क्यू बाई आर नहीं होगी, क्यों, देखिए ऊपर लिखा हुआ है चार्ज स्फीयर है, क्या है, चार्ज स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है तो चार्ज कहाँ रहा होगा, ओनली एट द आउटर सरफेस। जब हम कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे तो कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज कहाँ रहता है, आउटर सरफेस पर रहता है, तो इनसाइड तो चार्ज क्या हो गया, जीरो हो गया, और इनसाइड जब मेरे पास चार्ज जीरो हो जाएगा इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या मिलेगी, मेरे को जीरो मिलेगी। ये मिस्टेक नहीं करेंगे जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं और अपना आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। तो ये वाला आंसर क्या है, बिल्कुल अपना रॉन्ग है, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर, सेकंड में पोटेंशियल की बात करूंगा, पोटेंशियल एट आउटसाइड विल बी के क्यू बाई आर, नेगेटिव साइन ले सकते हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है, ठीक है। मैं पोटेंशियल एट सरफेस की बात करूंगा तो के क्यू बाई आर, पोटेंशियल मैंने बताया था क्या होता है, वर्क डन, इसको आर स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी आर स्क्वायर आता है, क्या आता है, आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया। मैं पोटेंशियल इनसाइड की बात करूंगा, मैंने कहा था पोटेंशियल इनसाइड क्या, पोटेंशियल होता क्या है, हम बाहर से इनफाइनाइट से फील्ड के अंदर किसी चार्ज को लाएंगे और जो काम करना पड़ेगा, काम कब तक करना पड़ेगा, जब तक चार्ज का रिपल्सन रहेगा, और चार्ज का रिपल्सन कब तक रहेगा, जब तक चार्ज रहेगा, तो काम तो यहीं तक करना पड़ेगा, बाहर से मैं लेके आया यहाँ तक। जब मैं अंदर आऊँगा तो अंदर तो चार्ज है नहीं, तो अंदर तो वर्क डन क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, और वो सरफेस के बराबर रहेगा। तो वर्क डन इनसाइड किसके बराबर रहेगा, सरफेस के बराबर रहेगा, दैट इज के क्यू बाई आर, किसके बराबर है, के क्यू बाई कैपिटल आर, क्या है, कैपिटल आर। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास क्या आएंगी, सेम आएंगी। तो ये पोटेंशियल आ गया मेरे पास, और ये क्या आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन दोनों। तो आपको इनसाइड में पूछ सकता है, आउटसाइड में, लेकिन आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि वो चार्ज स्फीयर की बात कर रहा है या फिर स्फीयर ऑफ द चार्ज की बात कर रहा है, चार्ज स्फीयर की बात कर रहा है या फिर स्फीयर ऑफ द चार्ज की बात कर रहा है, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस लास्ट वाले केस का बनता है, ठीक है। 4 मिनट और बचे हैं, 4 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, ठीक है। देखिए ये अपने पास है, तो इस आउटर वाले सरफेस की बात करता हूँ। आउटर वाले सरफेस में क्या है, ये इनसाइड वाले सरफेस में, सॉरी, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपने को पूछता है। ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, डायग्राम बने रहने देंगे, डायग्राम अभी दूसरा केस और डिस्कस करेंगे।
तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनेगा मेरे पास। देखिए यहाँ तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ आर, यहाँ पर क्या ले लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ आर। ठीक है, तो मेरे पास जब आर बराबर में कैपिटल आर के रहेगा, ये आर बराबर कैपिटल यहाँ तक तो रहेगा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ जाता है ऐसे करके। इसकी बात करूँगा जब आर बराबर में कैपिटल आर के रहेगा, यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे जाएगा और इसके बाद में फिर ऐसे जाएगा, क्या जाएगा ऐसे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों केस में याद रखेंगे। ठीक है, और ये किसके लिए बनाया मैंने ग्राफ, इनसाइड वाले के लिए। ठीक है, और किसी के लिए नहीं है। इसी का ग्राफ अगर तुमको पूछ लेता है, मान लो ए बी सी डी में 4 ग्राफ दे दिए, 2 और बनाऊंगा मैं, तो ए बी सी डी में 4 दे दिए, तो पूछ लेगा कि इनसाइड वाले पोटेंशियल का ग्राफ कौन सा है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कौन सा है, तो अपने को यहाँ से डिस्कस करना पड़ेगा। ये तो था फर्स्ट केस। अब मैं सेकेंड केस की बात करूँगा। जो सेकेंड केस है यहाँ पर हम लोग, जो अपने पास कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर की जगह आ जाएगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या आ जाएगा इसकी जगह, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर आ जाएगा। चार्ज स्फीयर की जगह आ जाएगा स्फीयर ऑफ द चार्ज। क्या आ जाएगा, स्फीयर ऑफ द चार्ज। स्फीयर ऑफ द चार्ज का मतलब क्या है, पूरा स्फीयर ही चार्ज का बना हुआ है। कंडक्टिंग वंडक्टिंग कुछ नहीं बात करेंगे, पूरा स्फीयर चार्ज का बना हुआ है। अगर पूरा स्फीयर ही चार्ज का बना हुआ है तो देखिए क्या कंडीशन रही होगी, ध्यान से देखेंगे। ये 6 फॉर्मूले हैं और ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही आता है क्योंकि एक्सेप्शन केस है। जो एक्सेप्शंस होते हैं एग्जाम में याद रखना, उनको आजकल ज़्यादा देते हैं क्योंकि बच्चे उनको स्किप कर देते हैं तो क्या होता है एग्जाम में, और उन्हीं को देते हैं ताकि वो डिफरेंस क्रिएट कर सकें बढ़िया बच्चों में, और जो इंटेलिजेंट जिन्होंने पढ़ाई की है रियलिटी में और जिन्होंने ऐसे ही आगे उनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें। ठीक है, तो देखिए पूरा स्फीयर ऑफ द चार्ज का बना हुआ है, मतलब अब ये सरफेस पर चार्ज नहीं है, पूरे स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा ऐसे करके। क्या रहा होगा, पूरे स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रहा होगा ऐसे। यहाँ पर ये है तो पूरे स्फीयर में क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है। अब ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है, स्फीयर ऑफ द चार्ज है। क्या है, स्फीयर ऑफ द चार्ज है। अब आउटसाइड की बात करूँगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में मेरे को चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में वही आएगा मेरे पास k3/r²। ठीक है भाई, पोटेंशियल आउटसाइड में चाहिए तो पोटेंशियल आउटसाइड में आ जाएगा k3/r। ये तो ऐसे ही आ गया, पहले था, कोई डिफरेंस नहीं, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सरफेस की बात करूँगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस कर क्या आ जाएगा मेरे पास k3/r, कैपिटल आर। सरफेस का रेडियस कैपिटल आर था तो कैपिटल आर, तो पोटेंशियल एट सरफेस पर आ जाएगा मेरे पास k3/r। इलेक्ट्रिक फील्ड में r² आता है और इसमें क्या आता है, r आता है। ठीक है, तो क्लियर है भाई, ये भी पहले वाले की तरह आ गया। जो हमने पहले केस पढ़े थे वहाँ भी तो दोनों सेम आ रहे थे, यहाँ भी सेम है, तो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, सेम रहते हैं, बस याद यहाँ पर रखने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात कर रहे थे तो वहाँ पर तो कहाँ था, सरफेस पर चार्ज था, सरफेस पर चार्ज था तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था क्योंकि अंदर तो चार्ज था नहीं। लेकिन यहाँ पर अंदर भी रहेगा ना, इसकी बात करेंगे यहाँ तक की, तो ये जो छोटा सा स्फीयर रहेगा इसलिए तो चार्ज का ही बना हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ तो फील्ड जनरेट करेगा। क्या करेगा, कुछ ना कुछ फील्ड तो जनरेट करेगा ही, जनरेट करेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी k3, ऊपर लेंगे स्मॉल r, ये वाला स्मॉल r, और नीचे कैपिटल R Q, कैपिटल R Q। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा r² आता है, तो एक r ऊपर ले लिया, एक r यहाँ पर ले लिया, तो एक r डायमेंशंस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो r² की डायमेंशंस ही बचेंगी ना नीचे, बिल्कुल बचेंगी। तो ये फॉर्मूला याद रखना। तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पर क्या आ रहा था 0, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू अपने को मिली। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो 3r² माइनस के r² आ जाता है। क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा k3 3r² माइनस के r², ओवर में नीचे 2r क्यू, नीचे क्या आ जाएगा 2r क्यू, क्योंकि 2 डायमेंशन से 2 डायमेंशन से कटेगी तो नीचे क्या बच जाएगी अपने पास, r बच जाएगी। क्या बच जाएगी, r वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, तो ये तो सेम वैल्यू है जो पहले थी, बदली कौन सी वैल्यू, लास्ट वाली, ये याद रखनी है। और हमेशा पोटेंशियल की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा सेंटर पर होता है, फिर सरफेस पर होता है, उसके बाद कहाँ पर होता है, आउटर में। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा, सेंटर पर, फिर पोटेंशियल होगा सरफेस पर, और फिर पोटेंशियल रहेगा अपने पास आउटसाइड में। तो ये याद रखेंगे, सीक्वेंस में आ सकता है। और एक बार आया हुआ भी एग्जाम में कि व्हाट इज़ द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द पोटेंशियल इन द
स्फीयर ऑफ द चार्ज या फिर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अपना बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को।